आज की नेक्स्ट वीडियो है ये क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है इकोनॉमिक्स का, उसका ये लास्ट पार्ट है। मतलब पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 और ये पार्ट 2 है। ये आखिरी पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम पूरा ये जो अपना पहला चैप्टर है उसे हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है मैं उसे रिकमेंड करूँगा कि पहला पार्ट देख लीजिए जाकर, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन में है क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में, और तब जाकर आपको ये समझ आएगा पूरी स्टोरी कि ये चल क्या रही है, ठीक है। बेसिकली थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये पालमपुर एक विलेज है, उसकी कहानी है, ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, यानी कि किस तरीके से जो फार्म्स के प्रोडक्ट हैं उसकी सेल हो रही है, सरप्लस की सेल हो रही है। सरप्लस का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास 10 बोरे अनाज हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ 4 बोरे ही मेरी फैमिली की आवश्यकताएं पूरी हो जा रही हैं उससे, तो बाकी जो 6 बोरे बचे हुए हैं वो सरप्लस का दाम दे दिया जाएगा उसको, ठीक है। आगे क्या है, फार्मर्स प्रोड्यूस वीट यूजिंग 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर हार्वेस्ट, यानी हार्वेस्ट होने के बाद, है ना। जो फार्मर्स वीट को प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, वो कीप पार्ट ऑफ वीट फॉर फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस। यानी वही बेसिक बात है कि जो वीट उगता था तो उसमें क्या करते थे फार्मर्स कि कुछ पार्ट अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लेते थे और कुछ पार्ट को क्या करते थे, सेल कर देते थे सरप्लस के लिए, दुकानों वगैरह में सेल कर दिया करते थे, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं जरा और क्या है। एक मिनट चीज कर दो पहले, ठीक। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, ज़्यादा स्पेस ले लिया, ठीक। आगे हमने पहले हेडिंग पढ़ ली, हमने आगे पढ़ते हैं जरा। फिर कह रहे हैं कि स्मॉल फार्मर्स हैव लिटल सरप्लस ड्यू टू द स्मॉलर प्रोडक्शन एंड हायर फैमिली नीड्स। अब आपने ये, अगर आपने पिछली मेरी वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें कि मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो छोटे फार्मर्स हैं ना उसके पास छोटा ही सरप्लस होता है, कम सरप्लस होता है। 2 कारण है उसके। पहली बात, उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत स्लो, मतलब स्मॉलर एरिया में हो रहा है। दूसरा, फैमिली की नीड्स बहुत ज़्यादा है, फैमिली की नीड्स बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी वो क्या कर रहा है, उनका जो सरप्लस है वो बहुत लिटल है, ठीक है। मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो प्राइमरी सप्लायर्स होते हैं वीट के मार्केट में, यानी कि मेन सप्लायर होते हैं। सपोज कीजिए, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। आपको जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है उसके पास ज़्यादा सरप्लस होगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा लैंड है प्रोडक्शन करने के लिए, और अगर उसके पास ज़्यादा लैंड है तो वो क्या होगा, प्राइमरी सप्लायर होगा मार्केट में वीट पहुँचाने के लिए, यानी बेचने के लिए बेसिकली, ठीक है। आगे बात करते हैं, ट्रेडर बाय वीट फ्रॉम फार्मर्स एंड सेल टू इट टू शॉपकीपर्स, towns and cities. Large farmers like Tejpal sell substantial surplus wheat and earn significant incomes. सिंपल बात कर रहे हैं कि जो ट्रेडर वगैरह होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, फार्मर से वीट खरीदते हैं, उसको शॉपकीपर पे बेच देते हैं। अब वो शॉपकीपर गांव का भी हो सकता है, सिटीज़ का हो सकता है, अलग अलग जगह का हो सकता है। आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया तेजपाल नाम का। तो तेजपाल एक लार्ज फार्मर है, बड़ा फार्मर है, वो अपने सरप्लस को बेच देता है, वीट को बेच देता है और उससे बहुत सारी इनकम वो जनरेट कर लेता है। अब यहाँ आपकी किताब में और भी चीज़ें बताई गई हैं कि तेजपाल अपनी इनकम कहाँ कहाँ से और जनरेट करता है, ठीक है। तो मैंने स्लाइड बना दी आप सबके लिए, देखिए, और इस पर डिस्कस करते हैं कि उसकी इनकम कहाँ कहाँ से और आ रही है। तो जो तेजपाल है उसकी अर्निंग होती है कहाँ कहाँ से, उसने एक बैंक अकाउंट अपना खुलवाया हुआ है सेविंग्स का। अब आप लोगों को पता होगा जिसका भी बैंक अकाउंट है, तो बैंक आपको क्या करता है, इंटरेस्ट रेट देता है जो भी सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। तो वहाँ से वो कमा रहा है। वो अदर फार्मर्स को लेंडिंग करता है, यानी कि उधार देता है, ठीक है। उधारी भी चलाता है वो अदर फार्मर्स के साथ और उससे वो ब्याज लेता है। इन नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब अलग अलग फार्मर्स को वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ती है तो वो अपना लैंड भी करता है। वो अलग अलग एडिशनल फार्मिंग इक्विपमेंट भी खरीदता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, और भी कुछ मीडियम हो गए, कुछ और भी हो गया जिसमें इक्विपमेंट जो वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ में लाने वाला है उसे खरीद लेता है। लार्ज फार्मर्स सिमिलरली सेव पार्ट ऑफ देयर अर्निंग फॉर फ्यूचर कैपिटल नीड, और वो अपना जो अर्निंग है उसमें से जो कुछ पार्ट अपने सेविंग के लिए भी रख लेते हैं
कि फ्यूचर में उनको कोई किसी अलग तरीके की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, फ्यूचर कैपिटल नीड के लिए कभी कोई ज़रूरत पड़ गई तो ये सेक्शन ऑफ मनी मैंने रखा हुआ है, इसको मैं यूटिलाइज़ करूँगा किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। सेविंग से वो क्या क्या कर सकते हैं, बाय कैटल्स, ट्रैक्टर, सेटअप नॉन फार्म बिजनेस। नॉन फार्म बिजनेस अभी हम पढ़ेंगे, है ना। नॉन फार्म बिजनेस सिंपल सा होता है, ऐसा बिजनेस जिसमें फार्मिंग ना इंक्लूड हो, जैसे डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ये सारी चीज़ें आप सेविंग करते हो जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, ठीक है। पालमपुर की कहानी बताना पूरा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिंपल सा है, इसमें क्या है कि कैसे, यहाँ लिखा है ना जो, हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स द फार्मर्स इन पालमपुर, विलेज पालमपुर। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पालमपुर के फार्मर्स को हेल्प कर रही है, इसके बारे में अभी हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है आगे, ठीक। तो यहाँ बहुत सिंपल तरीके से बोला गया है क्या, कि मेन इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इरीगेशन सिस्टम। इलेक्ट्रिसिटी के आने से जो मेन इम्पैक्ट हुआ है पालमपुर विलेज में, वो ये हुआ है कि वहाँ का जो इरिगेशन सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया है। इरिगेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो सिंचाई के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है, ट्यूबवेल बनाया जाता है, कई मशीनें लगती हैं, ठीक है, उसके लिए तो सारी चीज़ें उसमें प्लानिंग अच्छे से हो पा रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का स्प्रेड है, जो फैलाव है, वो बहुत ज़्यादा है पालमपुर के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो हेल्प्स फार्मर्स इन ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल पर्शियन व्हील टू इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्यूबवेल। वही सिंपल सी बात कर रहे हैं कि पहले ट्रेडिशनल, यानी ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम में, तो पुराने टाइम में लोग व्हील का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ट्यूबवेल पानी वगैरह पहुंचाने के लिए। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पावर ट्यूबवेल आ गए हैं, कि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल आ गए हैं, ठीक है। इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ट्यूबवेल वॉज फार एक्सीड देन द व्हील, पर्शियन व्हील। यानी कहने का मतलब है कि अब जो वाटर की कैपेसिटी है, ठीक है, जो इरिगेशन वाटर, देखो सिंपल मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अच्छे से। क्या ही रहा है कि पर्शियन व्हील में जितना आप इरिगेट करते थे, उससे ज़्यादा अब आप कर पा रहे हो। इरिगेशन कैपेसिटी जो अब बढ़ गई है इलेक्ट्रिक पावर ट्यूबवेल के आने से, सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि एक्सीड कर गई, यानी बढ़ गई है। यानी अब जो इलेक्ट्रिक पावर ट्यूबवेल आ रहे हैं, उससे ज़्यादा जल्दी आप इरिगेशन कर पा रहे हो एज़ कम्पेयर टू पर्शियन व्हील, ठीक है। मैं सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स लिटरली शिफ्टेड द एंटायर सोसाइटी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अब इतनी सारी इलेक्ट्रिक लाइट स्प्रेड हो गई है हर जगह पे, तो ये वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जब इतनी ज़्यादा लाइटें स्प्रेड हो गई हैं, तो जहाँ पे डार्कनेस रहा करता था, पहले अंधेरा रहा करता था, अब अंधेरे से हटकर आप उजाले की तरफ गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। अल्टर ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक नॉर्म्स, इट इज़ लाइक एंटरिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड। यानी अब आपका सोसाइटी चेंज हो गया है, सोसाइटल लेवल चेंज हो गया, इकोनॉमिक नॉर्म्स चेंज हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप एक नई दुनिया में आ गए हो। देखो पता है क्या होता है, जो लोग गांव से होंगे वो इस चीज़ को मतलब रिलेट करेंगे। गांव वगैरह में पहले लाइट वगैरह नहीं थी, हाँ एक दो जो बड़े सेठ लोग थे उनके पास था, कनेक्शन वगैरह था, बट उसके बाद लाइट वगैरह नहीं थी, तो बहुत दिक्कतें हुआ करती थी। जैसे फ़ोन चार्ज हो गया, बैटरी, उस समय में लाइट वगैरह थी नहीं, तो आप ये समझो कि बल्ब वगैरह भी नहीं रहा होगा, तो बैटरी वैटरी लेके चलते थे सब लोग रात में, तो उसको चार्ज में लगाने के लिए, है ना। अब घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लिटरली लाइन लगानी पड़ती थी कि अरे उसका भी फ़ोन चार्ज हो रहा है ना, अभी इसका हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारा करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। कभी एक बार ये भी देखने को मिलता था कि लोग चार्जर ही निकाल लेते थे अपन, मतलब आपका चार्जर निकाल लेते थे, क्यों, क्योंकि उनको अपना लगाना था। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। तो वहीं यहाँ बता रखा है कि लाइट के आने से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वायर आ गई है उसके आने से ऐसा लग रहा है कि एक नई दुनिया में आ गए हैं, है ना। अपना खुद है, सब कुछ अपना है। अब आपको किसी का इंतजार नहीं करना है कि अरे बाबू साहब इसे कर दीजिए, फ़ोन चार्ज कर दीजिए, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड को आप समझने वाले हो कि मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में फार्मिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड ही वो एकमात्र रीज़न है जिसकी मदद से आज फार्मर एक साल में 3 अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ कमिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के आने से विलेज पालमपुर में पीपल ग्रेटली इम्प्रूव्ड द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। मैंने अभी बता दिया कि इम्प्रूव हुआ इरिगेशन सिस्टम।
नाउ इरिगेटेड मोर लैंड एंड क्वाइट एफिशिएंटली, यानी अब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को आप इरिगेट कर पा रहे हो। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट मिला है जिससे आप अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो, और यही मॉडर्न फार्मिंग मेथड की सबसे पहला पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्यूबवेल वर फर्स्ट इंस्टॉल बाय गवर्नमेंट बट सून पीपल वर एबल टू सेट देयर ओन ट्यूबवेल, यानी कहने का क्या मतलब, बहुत सिंपल मतलब है कि पहला जो ट्यूबवेल है वो सरकार के द्वारा लगाया गया, लेकिन अब जो पीपल है इतने सक्षम हैं कि वो अपना ट्यूबवेल खुद ही लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ और देख लेते हैं क्या लिखा है। सिंपल भाषा में यहाँ लिखा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन द पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सेम ईयर। वही मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब सिंपल सा है कि एक लैंड है, ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड है, उस पर आप एक साल के अंदर कितनी बार मल्टीपल टाइम आप क्रॉपिंग कर रहे हो, कितने मल्टीपल टाइम आप उसमें उगा रहे हो, फसल उगा रहे हो, इसको मल्टी क्रॉपिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, सेम ईयर है ना, याद रखना सेम ईयर पे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे कि ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप, 2 कम से कम मेन क्रॉप को उगाया जाता था। मेनली जो ग्रोइंग किया जाता, पोटैटो किया जाता था, और भी कोई तीसरी क्रॉप की जाती है। अदर वे इज टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग, और भी अलग तरीका है मॉडर्न फार्मिंग को यूज़ करने का, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को इस्तेमाल करना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं HYV सीड्स। ठीक है, ये सीड्स क्या होते हैं, ये सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन में आया था, है ना, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी। अगर आपको जानना है हरित क्रांति क्या है तो मैं एक अलग से उसके लिए एक वीडियो डाल दूंगा सेपरेट। ठीक है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर आप उसे देख लेना, ज़्यादा नहीं, वही 7-8 मिनट की रहेगी, आप उसको देख के आराम से समझ सकते हो हरित क्रांति क्या था। तो उस टाइम पे आया था, बेसिकली ये सीड लाया गया था ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, है ना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें, इरिगेशन अच्छा होगा, केमिकल फर्टिलाइज़र बेस्ट तरीके के आएंगे, और पेस्टिसाइड डाल सकते हैं ताकि कीड़े मकोड़े जो है, पेस्ट जो है वो ना लगे। ठीक है, तो ये मॉडर्न टाइप की फार्मिंग आपको यहाँ पे देखने को मिला है कि किस तरीके से आप मॉडर्न टाइम में फार्मिंग को यूज़ में ला सकते हो। ठीक है, और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, आउटपुट बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट, अब आपको ये पढ़ना है नॉन फार्मिंग। नॉन फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी फार्मिंग ऐसा कुछ एक्टिविटी जिसमें फार्मिंग ना हो, नॉन मतलब फार्मिंग मतलब जिसमें फार्मिंग ना हो, फार्मिंग को छोड़ के बाकी सब। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला डेयरी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझना कि पहला क्या हो सकता है, डेयरी हो सकता है, शॉपकीपिंग हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। अब डेयरी में सेलिंग मिल्क हो सकता है ना, मैन्युफैक्चरिंग में जैगरी वगैरह बनाना, जैगरी मतलब क्या होता है, गुड़ बनाना। ठीक है, इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें, कंप्यूटर क्लासेस स्टूडेंट्स को। ठीक है, सप्लाई डेली नीड टू द नीडी पर्सन, है ना, कि लोगों को आप सामान पहुंचा रहे हो अलग अलग जगह पे, जो भी जिसको जो चीज़ नीड है ना, वो चीज़ आप पहुंचा रहे हो, तो ये भी आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट, अब हम एक एक करके, बस 2 ही चीज़ें हैं आपके पास, बस ये शॉपकीपिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, बस उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो डेयरी क्या है, डेयरी इज़ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर के में सबसे ज़्यादा जो कॉमन अगर मैं बोलूँ तो ये डेयरी हुआ करता था, मोस्टली कॉमन था। ठीक है, पीपल कैसे, मतलब क्या परफॉर्मेंस किया करते थे, देख लो। पीपल फीड देयर बफेलो ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रासेस, अलग अलग ग्रासेस बफेलो को दिया करते थे। जवार बाजरा ग्रो करते थे खरीफ सीजन में। ठीक है, मिल्क को सोल्ड किया जाता था रायगंज, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, नियर बाय लार्ज विलेज है, वहाँ सोल्ड होता था। 2 ट्रेडर, ठीक है, शाहपुर टाउन के, उन्होंने क्या किया था, एक मतलब डेयरी सेटअप किया था जहाँ पे उसमें जो मिल्क है वो कलेक्शन किया जाता था, और प्लस में चिलिंग सेंटर बनाया था उसी रायगंज में। ठीक है, जहाँ कहाँ से रायगंज से वो मिल्क लाते थे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते थे अपने नियर टाउन में और सिटीज़ में। सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि 2 ट्रेडर थे शाहपुर टाउन के, उन्होंने कलेक्शन और चिलिंग सेंटर खोला। चिलिंग सेंटर मतलब जहाँ ठंडा किया जाता हो, है ना, दूध वगैरह को ठंडा किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। कहाँ से, रायगंज से वो कलेक्ट करते थे मिल्क को और ट्रांसपोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, टाउन वगैरह में ट्रांसपोर्ट किया करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के, है ना, ये देख लेते हैं बार। स्मॉल स्केल यानी कि छोटे लेवल पे क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होती थी, क्या क्या चीज़ें होती थी, है ना, वो पालमपुर में देखते थे। शॉपकीपर्स थे पालमपुर के अंदर। पीपल ट्रेड में इवॉल्व हुआ करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ करती थी। नॉट मैनी इन
पालमपुर, यानी ज़्यादा नहीं थी बट लिमिटेड थी, ज़्यादा नहीं थी। ठीक, आप ये कहोगे बहुत ज़्यादा थी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, डेयरी बहुत ज़्यादा थी, है ना, डेयरी कॉमन थी। ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर, जो कि अलग अलग आइटम्स को, अलग अलग गुड्स को बाय करते थे होलसेल मार्केट से, सिटीज़ से, ठीक है, और उसको सेल करते थे अपने विलेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज़ देख लेते क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे है यहाँ पर है कि कुछ फ्यू स्मॉल जनरल स्टोर भी थे, किराने की दुकान विलेज के अंदर, जिसमें बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स को सेल किया जाता। अब एज्यूम करो किराने के स्टोर पे क्या क्या मिलेगा, है ना, राइस मिलेगा, वीट और शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडीज, नोटबुक, वही सारी चीज़ें जो आपको। अच्छा, यहाँ पे क्लॉथ्स की भी दुकानें थी, ठीक है, एंड इवन क्लॉथ्स भी वहाँ मिला करते थे, तो काफ़ी, है ना, बड़ी दुकान थी एक तरीके से, सब मिलते थे। आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो आराम से वीडियो पॉज करके क्या क्या चीज़ें थी, नहीं तो आप अपने बुक में भी देख सकते हो, सेम यही चीज़ लिखी गई है, मैंने बस थोड़ा सा उसे नोट्स में कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ था बढ़िया। आप फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, बहुत सारे, ये भी हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो कौन कौन से थे, एक रोड था जो पालमपुर और रायगंज को कनेक्ट करता था, जिसमें रिक्शा वाले थे, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, और पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बल्क कार्ट और बोगीज, ये भी थे, यहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। दे ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉर फी, ठीक है, मतलब पैसे वैसे लिया करते थे और उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते थे व्यक्ति को, ठीक है। तो ये हमारा अब आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है, हाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है पूरा, है ना, अपना जो पालमपुर वाला चैप्टर है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आप इसको एक बार दो बार देख सकते हैं और उसके बाद आपको इजीली ये सब समझ आ जाएगा। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से इकोनॉमी परफॉर्म करती है, बेसिकली किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से स्मॉल यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है, कुछ फार्मिंग एक्टिविटी होती है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो सब चीज़ें अब हम जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है, आगे मैं और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप सबके लिए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।